तो चलिए आज राजस्थान की भाषा और साहित्य की दुनिया की एक गहरी पड़ताल करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, बल्कि उस मिट्टी की खुशबू तक ले जाते हैं। आज का इरादा ये समझना है कि कैसे एक भाषा किसी इलाके की वीरता, भक्ति और संस्कृति की धड़कन बन जाती है, और कैसे उसका साहित्य सिर्फ इतिहास लिखता नहीं बल्कि इतिहास बनाता भी है। और इसकी शुरुआत ही एक कह सकते हैं कि एक गलतफहमी से होती है। गलतफहमी वो कैसे? जिसे आज हम राजस्थानी कहते हैं, वो शब्द तो बहुत नया है। 1912 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसे पॉपुलर किया। अच्छा। लेकिन इस भाषा की जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। 835 विक्रम संवत में एक किताब है उद्योतन सूरी की, कुवलय माला। उसमें 18 देसी भाषाओं की एक लिस्ट है और उसमें एक नाम मिलता है मरु भाषा। यही मरु भाषा आज की राजस्थानी की बुनियाद है। अच्छा, तो ये राजस्थानी नाम एक तरह की मॉडर्न ब्रांडिंग हुई, असली चीज मरु भाषा थी। तो फिर ये मरु भाषा बनी कैसे? इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? वैदिक संस्कृत से यहाँ तक का सफर कैसा था? ये सफर देखिए हजारों साल लंबा है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश तक पहुंचता है। अपभ्रंश, ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब क्या हुआ मोटे तौर पर? अपभ्रंश का मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये प्राकृत का ही थोड़ा बदला हुआ या समय के साथ थोड़ा घिसावा रूप था। अब इस पे एक्सपर्ट्स की अलग लग रहा है, लेकिन जो सबसे कॉमन थ्योरी है वो ये कि राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही सोर्स से निकली हैं, मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आज गुजराती और राजस्थानी के बीच की समानताओं पर हैरान होते हैं, वो असल में एक ही भाषा परिवार की दो बिछड़ी हुई बहनों को देख रहे हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक कनेक्शन है। ये जानना तो मेरे लिए एक आहा मोमेंट जैसा है। हाँ, ये जुड़वा बहनों की तरह है। मरु गुर्जरी अपभ्रंश की जो गुर्जरी ब्रांच थी उससे गुजराती बनी, राइट। और जो मरु ब्रांच थी उसे राजस्थानी। और राजस्थानी भी कोई एक अकेली आवाज नहीं है। जब कोई राजस्थानी कहता है तो अक्सर लोग एक ही बोली के बारे में सोचते हैं, शायद जो फिल्मों में सुनी है। सही कहा आपने। मेरे दिमाग में भी सबसे पहले मारवाड़ी ही आती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये एक नहीं बल्कि कई भाषाओं का गुलदस्ता है। जैसे जयपुर में बोली जाने वाली भाषा जोधपुर से कितनी अलग है। बहुत अलग है, और यही तो इसकी खूबसूरती है। पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का जो बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, वहां मारवाड़ी का दबदबा है। ज्यादातर पुराना साहित्य इसी में लिखा गया है, इसलिए इसे राजस्थानी का स्टैंडर्ड रूप मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा दक्षिण में आते हैं, महाराणा प्रताप के इलाके मेवाड़ में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, हाँ, तो वहां आपको मेवाड़ी सुनाई देगी। उसकी अपनी एक ऐतिहासिक गरिमा है। और पूरब की तरफ जयपुर साइड में वहां है ढूंढाड़ी। इसकी सबसे बड़ी पहचान है छ शब्द का इस्तेमाल। काई कर रहे हो छह वाला? हाँ बिल्कुल। ये गुजराती असर को दिखाता है और बताता है कि भाषाओं की सीमाएं कितनी फ्लेक्सिबल होती हैं। और थोड़ा आगे कोटा बूंदी में हड़ौती है। फिर अलवर भरतपुर का जो मेवात इलाका है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो वहां की भाषा पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल, वहां की मेवाती पर ब्रज भाषा का गहरा असर साफ दिखता है। और दक्षिण में जो इलाका गुजरात से बिल्कुल लगा हुआ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां क्या होता है? उस इलाके को वागड़ कहते हैं और वहां की बोली है वागड़ी। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकती हैं, इस पर गुजराती का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वाह! तो देखिए, मारवाड़ी के रौब से लेकर मेवाती की मिठास तक हर बोली का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी पहचान है। इस जबरदस्त भाषाई विविधता ने वहां के साहित्य को कैसे शक्ल दिया होगा? मतलब राजस्थान का इतिहास, उसकी आत्मा, उसकी कहानियां, इन सब बोलियों में कैसे सांस लेती हैं? साहित्य तो देखिए समाज का आईना होता है, और राजस्थान का साहित्य एक ऐसा आईना है जिसमें वहां का पूरा इतिहास कैद है। हम इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, और हर हिस्सा उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक हालात को दिखाता है। चलिए पहले दौर से शुरू करते हैं। वो कैसा था? पहला है प्राचीन काल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये करीबन 1050 से 1450 ईस्वी का दौर था। ये वो वक्त था जब राजस्थान पर लगातार बाहरी हमले हो रहे थे। अच्छा। समाज का माहौल ही युद्ध और संघर्ष का था। तो उस वक्त के कवियों का काम सिर्फ कविता लिखना नहीं था, उनका काम था समाज का मोराल ऊंचा रखना। मतलब साहित्य एक तरह का साइकोलॉजिकल वेपन बन गया था। बिल्कुल। उस दौर की रचनाएं वीर रस से लबालब होती थीं, जैसे श्रीधर व्यास का रणमल छंद,
ये कविताएं सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये योद्धाओं के लिए एक तरह का एनर्जी ड्रिंक थी। जो उन्हें बैटलफील्ड पर लड़ने का जोश देती थी। एग्जैक्टली। साहित्य का एक ही मकसद था, वीरता का संचार करना। तो मतलब पहले तलवार की जरूरत थी, तो साहित्य ने तलवार की धार तेज की। फिर जब सदियों की लड़ाई के बाद समाज थोड़ा ठहरा, तब के लेखकों और कवियों को किस चीज ने प्रेरित किया, उनकी कलम किस दिशा में चली? आपका सवाल ही दूसरे दौर का जवाब है। 1450 से 1650 ईस्वी तक का समय पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहलाता है। लगातार युद्धों से थका हुआ समाज अब शांति खोज रहा था, और वो शांति उसे भक्ति में मिली। इस दौर में मीराबाई जैसी कवयित्रियों ने अपने पद रचे। साहित्य अब तलवार की नहीं बल्कि समानता, भाईचारे और इंसानियत की बात करने लगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, वीर रस से सीधे भक्ति रस तक। हाँ, और इसी दौर में एक शाहकार रचा गया बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी। अच्छा। इसकी अदबी अहमियत इतनी ज्यादा थी कि दुर्सा आढ़ा जैसे बड़े कवि ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कह दिया। 5वां वेद? जी, ये भक्ति और साहित्य के संगम का शिखर था। और इसके बाद जब मुगलों के साथ रिश्ते स्थिर हो गए और राजनैतिक शांति का दौर आया, तब क्या हुआ? वो था तीसरा दौर, उत्तर मध्यकाल, करीबन 1650 से 1850 तक। अब न युद्ध का माहौल था, न भक्ति की वैसी लहर। ओके। राजा महाराजाओं ने कवियों और कलाकारों को अपने दरबार में जगह दी, तो साहित्य का फोकस वीरता और भक्ति से हटकर श्रृंगार, रीति और नीति की बातों पर चला गया। मतलब लव एंड ब्यूटी, पोएट्री लिखने के नियम कायदे और लाइफ लेसन्स। बिल्कुल। राजियारा सोरठा जैसे नीति से भरे दोहे इसी दौर में लिखे गए, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। और फिर आया आखिरी दौर, जो आज तक चल रहा है। हाँ, आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत 1850 के बाद से मानी जाती है। 1857 की क्रांति ने पूरे देश की तरह राजस्थान में भी एक नई चेतना जगाई। साहित्य का विषय एक बार फिर बदला। अब वो देशभक्ति, समाज सुधार और आजादी की मशाल लेकर आगे बढ़ा। बूंदी के सूर्यमल मीसण और मारवाड़ के बांकीदास जैसे कवियों ने अपनी कलम से अंग्रेजों के खिलाफ वो आग पैदा की जिसने लोगों में एक नया जोश भर दिया। वीरगाथा से भक्ति, फिर रीति रिवाज और आखिर में आजादी की चेतना। ये तो पूरा इतिहास ही साहित्य के पन्नों पर लिखा हुआ है। लेकिन स्रोतों में एक बात पढ़कर मैं बहुत हैरान हुई कि राजस्थानी साहित्य सिर्फ क्या लिखा गया इसमें यूनिक नहीं है, बल्कि कैसे लिखा गया, इसकी अपनी खास लेखन शैलियां हैं। ये क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही राजस्थानी साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ फॉर्म और कंटेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ मिसालें देता हूँ, बात साफ हो जाएगी। सबसे पहले है ख्यात। ख्यात? हाँ, ये किसी राजवंश या रियासत का डिटेल्ड हिस्ट्री लिखने का एक तरीका है। इसमें घटनाओं, जीतों और जरूरी कामों का पूरा ब्यौरा होता है। जैसे मोहनोत नैन्सीरी ख्यात, ये हिस्ट्री भी है और लिटरेचर भी। मतलब ये उस जमाने की ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग थी, लेकिन अदबी अंदाज में। बिल्कुल। फिर एक और विधा है वचनिका। वचनिका? ये गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री का एक मिला जुला राइमिंग फॉर्मेट है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप कोई कहानी सुन रहे हैं जिसमें संगीत भी है। शिवदास गार्डन की अचलदास खींचीरी वचन का इसका क्लासिक उदाहरण है। और एक वात परंपरा का भी जिक्र है जो कहानी सुनाने से जुड़ी है। वात राजस्थानी कल्चर की जान है। ये कहानी सुनाने की एक ओरल ट्रेडिशन है। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। कथावाचक कहानी सुनाता है और सुनने वाले सिर्फ चुपचाप नहीं बैठते, वो हूं या हूं करके हुंकारा भरते हैं। हुंकारा? हाँ, ये हुंकारा कथावाचक के लिए सिग्नल होता है कि ऑडियंस कहानी से जुड़ी हुई है, सोई नहीं है। ये एक लाइव इंटरैक्टिव परफॉर्मेंस है। ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या इससे कहानी भटकने का डर नहीं रहता? अगर श्रोता का हुंकारा सही वक्त पर ना आए तो क्या कथावाचक का फ्लो नहीं टूटता होगा? ये तो सुनने वाले पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। ये श्रोता को पैसिव कंज्यूमर नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाती है। इसके अलावा एक और विधा है मरसिया। मरसिया? ये किसी राजा या बहादुर इंसान की मौत पर लिखा जाने वाला शोक गीत है। लेकिन इसमें सिर्फ दुख नहीं होता, बल्कि उस इंसान की अच्छाइयों, उसके कामों और उसकी शख्सियत को सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरह की साहित्यिक श्रद्धांजलि। और एक विधा ने तो मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, विगत। ये क्या चीज है?
हाँ, विगत तो वाकई कमाल की चीज है। एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए, आज से सैकड़ों साल पहले कोई साहित्य लिख रहा है जिसमें किसी इलाके की पॉपुलेशन, वहां की जमीन के टाइप, कौन सी फसलें उगती हैं, सिंचाई के क्या साधन हैं, अच्छा, सरकार की आमदनी कहाँ से होती है, इन सब का डिटेल्ड डेटा हो। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि सदियों पहले राजस्थान में एक ऐसी साहित्यिक विधा थी जो किसी इलाके का पूरा सोशो इकोनॉमिक डेटा रिकॉर्ड करती थी। ये तो उस जमाने का डेटा जर्नलिज्म हो गया। ये अविश्वसनीय है। आपने एकदम सही शब्द पकड़ा। मारवाड़ रा परगनानी री विगत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये उस जमाने का गजेटियर और साहित्य का अद्भुत संगम है। तो इस जबरदस्त विरासत को आज के जमाने में किन लोगों ने आगे बढ़ाया? कुछ ऐसे नाम जिन्होंने राजस्थानी साहित्य को एक नई पहचान दी। इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। एक तरफ है विजयदान देथा, जिन्हें प्यार से बिज्जी कहते थे। बिज्जी। हाँ, उन्होंने बातारी फुलवारी के 14 वॉल्यूम्स में राजस्थान की लोक कथाओं को इकट्ठा करके उन्हें अमर कर दिया। उनकी एक कहानी दुविधा पर ही शाहरुख खान की फिल्म पहेली बनी थी। अच्छा। उन्होंने गांव की कहानियों को दुनिया के लिटरेरी स्टेज पर पहुंचा दिया। और कविताओं में किसका नाम आता है? कविताओं में कन्हैयालाल सेठिया का नाम सबसे ऊपर है। उनका लिखा गीत धरती धोरारी आज राजस्थान का एंथम माना जाता है। उनकी कविताओं में धरती की महक भी थी और लोगों को जगाने का संदेश भी। फिर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जिक्र जरूरी है। उन्होंने राजस्थान की ऐतिहासिक और प्रेम कहानियों को, खासतौर पर मूमड़ जैसी कहानियों को, बहुत ही सम्मान और खूबसूरती के साथ दोबारा लिखा। स्रोतों में एक और नाम का जिक्र है जो बहुत हटकर लगा, सत्यप्रकाश जोशी। हाँ, सत्यप्रकाश जोशी का जिक्र बहुत जरूरी है। वो लीक से हटकर सोचने वाले कवि थे। 1960 में उन्होंने राधा नाम की एक लंबी कविता लिखी। राधा? ये कमाल की रचना है। इसमें राधा महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कृष्ण से मिलती हैं और उन्हें युद्ध न करने के लिए समझाती हैं। अरे वाह! अब सोचिए, 1960s में लिखा गया ये एक जबरदस्त एंटी वॉर काव्य है जो राधा की ट्रेडिशनल इमेज को पूरी तरह तोड़ देता है। ये तो वाकई एक साहसिक और प्रगतिशील काम है। और सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में लिटरेरी जर्नलिज्म का भी एक बहुत मजबूत ट्रेडिशन रहा है ना? हाँ, जागती ज्योत और मधुमती जैसी पत्रिकाओं ने नए लेखकों को एक प्लेटफॉर्म दिया और राजस्थानी भाषा और साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाकर जिंदा रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि राजस्थानी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें राजस्थान का हजारों साल का इतिहास, उसका शौर्य, उसकी भक्ति और उसका पूरा जीवन दर्शन झलकता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि यहाँ साहित्य सिर्फ हिस्ट्री का गवाह बनकर नहीं रहा, उसने हिस्ट्री बनाने में एक्टिव रोल निभाया है। वीर गाथा काल की कविताएं सिर्फ युद्ध का जिक्र नहीं कर रही थीं, वो असल में योद्धाओं को युद्ध जितवा रही थी। भक्ति काल के पद सिर्फ भजन नहीं थे, वो एक सामाजिक बदलाव का जरिया थे। और वात परंपरा सिर्फ कहानियां नहीं सुना रही थी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति और मूल्यों को जिंदा रख रही थी, एक इंटरैक्टिव तरीके से। बिल्कुल। इस सारी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। आज के डिजिटल युग में जब हमारा ज्यादातर संवाद स्क्रीन पर होता है, तब वाद जैसी मौखिक परंपरा, जहां सुनने वाले का सक्रिय होकर हुंकारा भरना कहानी का हिस्सा है, वो कैसे जिंदा रहेगी? क्या एक लाइक बटन या एक इमोजी कभी उस